तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी एक टॉपिक है, चैप्टर क्या भाई, ये लास्ट टॉपिक है। आपको ना दिख रहा हो कि पूरा चैप्टर कब कराया है तो आप से मैं क्या कह सकता हूँ, पागल हो गए आप। बाकी मैंने पूरा चैप्टर करा दिया, इवन मैंने काफी डेप्थ तक इसे पढ़ा है। प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन सुनना ध्यान से। फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और क्या आएगा वो देखते हैं, एमपी एंड बीपी। एनसीईआरटी बेस्ड रखेंगे इसे, बोर्ड के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। देखिए पहले एक चीज ध्यान में डाल लीजिए कि हम मेल्ट करते हैं सॉलिड को। ध्यान से सुनिए, जरूर इस पर कोई बात होगी इसलिए समझा रहे हैं। हम मेल्ट किसे करते हैं, सॉलिड को। और सॉलिड के पार्टिकल लगे होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए, डिजाइन में, सेट में, गैप नहीं होता, एक ऑर्डर में लगे होते हैं पार्टिकल। जब भी मैं बात करता हूं ना कि मैं किसी को मेल्ट कर रहा हूं, तो मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सब्सटेंस मेल्ट होगा। तो जब कोई सब्सटेंस मेल्ट होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूटता है, यानी मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट का मतलब उतना ही ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा उन्हें अलग करने के लिए। फिर ये बन जाता है लिक्विड। लिक्विड में एक बात होती है बस जो आपको पकड़नी है, पार्टिकल यहां भी अट्रैक्टेड होते हैं, मगर यहाँ कोई ऑर्डर नहीं होता कि पार्टिकल किसी डिजाइन में लगे होंगे। यहाँ एक पार्टिकल चिपक के एक सेट में लगे होते हैं, है ना। लिक्विड में कोई ऑर्डर नहीं होता है, कैसे भी टेढ़े मेढ़े लगे होते हैं पार्टिकल। अब लिक्विड को गैस बनाया जाता है तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में बदलेगा वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और ये भी डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। क्या अभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? हाँ है ना। अब वीक है, आपने इसे वीक कर दिया है। पहले ये स्ट्रॉन्ग था, चिपके हुए थे पार्टिकल, अब आपने इसे वीक कर दिया। तो इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक बड़ा है, क्वेश्चन भी आते हैं, एक बारी में समझ में भी आए, क्लास वेस्ट ना हो, इसलिए बात बहुत सोच समझकर सीधी सीधी बोल रहा हूँ। तो फिर ये पार्टिकल्स के बीच कोई अट्रैक्शन रहता ही नहीं, फिर ये भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। अब इनका आपस में कोई मतलब नहीं है। तो आपको यही पढ़ना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये समझिए कि जिसमें यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसमें यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा। जिसका एमपी ज्यादा उसका बीपी भी ज्यादा ही होता है, 99%। अब सुनना, स्क्रीनशॉट लो पहला। अब समझना, देखिए इसे कहते हैं एल्केन। जो एल्केन्स होते हैं ना, जैसे CH4, एल्केन सबसे सिंपल एल्केन है। एल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट सेम सेम होती है। तो यहाँ पर कोई खास प्लस माइनस चार्ज नहीं बनता कि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस पे माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया। कुछ खास ऐसा बन जाता है, जरूरत पड़ने पर हम माइनस प्लस लिखते भी हैं,
मगर कुछ खास नहीं। तो ये जो है ना मॉलिक्यूल, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ये टॉपिक मैं तुम्हें बहुत अच्छा करके पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में, अभी देखते रहो। जब अगले से अगला चैप्टर आए तो कैसा भी आंसर आप कर पाएंगे। अभी इससे आंसर होंगे सिर्फ हेलो एल्केन, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। लेकिन भाई फिर भी हम जानते हैं कि सॉलिड CH4 तो होती है, किसी भी चीज को सॉलिड बनाया जा सकता है। तो अगर मैं मीथेन को सॉलिड बना दूं तो फिर मीथेन के पार्टिकल भी तो एक दूसरे को पकड़ते ही होंगे ना सॉलिड फॉर्म में। तो पार्टिकल कैसे पकड़ते हैं देख लो, दोनों CH4 होने चाहिए। तो इस समय इनके बीच भी कोई फोर्स तो है जो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, मगर जो चीज न्यूट्रल है भाई वो आपस में एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने तो सुना है एक पे प्लस हो एक पे माइनस हो तो पकड़ भी लें एक दूसरे को। दोनों ही न्यूट्रल है तो एक दूसरे को कैसे पकड़ें। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच होता है वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स आपको ये नहीं समझना है कैसे, ये एक अलग बात हो गई, ये दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं आप। आपको समझना है वंडरवॉल फोर्स होता है, बस इतना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने पढ़ा है न्यूटन से कि यूनिवर्स में, ये ऐसे जल्दी समझ में आएगा, यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। यानी कि पास में खड़े दो पर्सन चाहे उन्होंने एक दूसरे को पकड़ ना रखा हो तो भी उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही है। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है हमारे बीच, ठीक वैसे ही एटम्स और मॉलिक्यूल, चाहे कोई भी हो, कोई भी एटम हो किसी भी तरीके का हो, कोई मॉलिक्यूल किसी भी तरीके का हो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच होता है वंडरवॉल फोर्स। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लेते हैं ना, ऐसे आपको मानना पड़ेगा वंडरवॉल फोर्स। लेकिन आप सोचिए, अगर ये दोनों अपना हाथ पकड़ ले एक दूसरे का, तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी हो गया, है ना। तो ये हो गया हैंड टू हैंड, इन्होंने पकड़ा हुआ है एक दूसरे को। तो एक तो ये अट्रैक्शन हो गया भाई, इन्होंने पकड़ लिया, लेकिन अभी भी इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही। तो यहां से आपको ये सीखना है कि ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो तभी वंडरवॉल फोर्स होगा। मान लीजिए एक चीज पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस, और एक मॉलिक्यूल पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस, तो दोनों के बीच प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, या डाइपोल 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 इंटरेक्शन है। लेकिन अगर इनके बीच डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है तो भी इनके बीच वंडरवॉल अट्रैक्शन तो है ही, ये समझना है। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वंडरवॉल अट्रैक्शन सिर्फ न्यूट्रल में होता है, न्यूट्रल में सिर्फ वंडरवॉल होता है, ये कह रहा हूं मैं कि देखो वंडरवॉल सिर्फ न्यूट्रल में होता है, ये अलग शब्द है, और न्यूट्रल में सिर्फ वंडरवॉल होता है, ये अलग शब्द है। इनमें सिर्फ वंडरवॉल है, इनमें दो चीजें हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वंडरवॉल फोर्स। अब आया समझ में। बताओ जल्दी।
गुड। अब समझना आगे की बात, अगर आपने ये नहीं समझा है तो आगे की चीज इसी पर ही डिपेंड है, तो आप क्लास सो जाइए फिर घर जाके, क्योंकि फिर क्या फायदा है। ये इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, वरना मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो देखो, दिखूंगा मैं स्लो मोशन में, मगर मैं स्लो नहीं हूँ। मैंने कितनी जल्दी ये बात समझा दी है कि वंडरबॉल फोर्स कोई चीज होती है। बस मैं दिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं ज्यादा चिल्ला नहीं रहा हूँ। और एक बार मैं नाक से सांस लेता, मुंह से सांस लेता हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर सांस लेता हूँ, फिर बोलता हूँ। ये भी एक तकलीफ है। हाँ तो सुनिए, अब यहाँ देखिए, वंडरवॉल फोर्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होता है जितना बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं। वंडरवॉल फोर्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज होगा, उतना ही ज्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा। अब सुनिए, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं इथेन से, तो ये तो हो गया एक एल्केन। तो एल्केन से बड़ा ये मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन लगा दिया, और क्लोरीन काफी बड़ा एटम होता है, इस मॉलिक्यूल के बराबर होता है लगभग साइज में, काफी बड़ा होता है। छोटा एटम हटा के बड़ा लगा दिया, साइज बढ़ गया। तो इससे ज्यादा वंडरवॉल फोर्स इसका है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच है भैया, बीच। एक ऐसा होगा और एक ऐसा और होगा। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच वंडरवॉल ज्यादा है, और ऐसे इसी के जैसा जो दूसरा होगा उनके बीच वंडरवॉल कम। अब क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन लगा दो तो साइज और बढ़ गया, क्योंकि क्लोरीन छोटा एटम है, ब्रोमीन तो बहुत बड़ा एटम है, क्लोरीन से डबल साइज का है, तो वंडरवॉल फोर्स और बढ़ गया। अब ब्रोमीन की जगह अगर आयोडीन लगा दो तो वंडरवॉल फोर्स और बढ़ गया। तो इस तरफ जाने पर वंडरवॉल अट्रैक्शन इंक्रीज with increase in size। मगर एक चीज समझनी है तुम्हें यहाँ, जो आपके हेलो एल्केन होते हैं ना, उनमें सिर्फ वंडरवॉल अट्रैक्शन नहीं होता। हेलो एल्केन है, जैसे हेलो एल्केन में जो हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड होता है ना, हेलोजन और कार्बन ये पोलर होता है, क्योंकि क्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके मुकाबले। तो इस पे प्लस रहता है, इस पर माइनस। और अब अगर बगल वाला है तो बगल वाले पर इधर कर लो, इसे सी H3 है ना, H3 कर लो, CH3। इस पर भी प्लस माइनस होगा, तो ये आपस में जुड़े होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। इनमें दोनों हो गए, मतलब डाइपोल डाइपोल। भाई याद रखना इन बातों को, डाइपोल डाइपोल एंड वंडरवॉल दोनों। तो इसमें डाइपोल डाइपोल भी हो गया, वंडरवॉल भी हो गया, दो चीजें हो गई इसमें, डाइपोल डाइपोल एंड वंडरवॉल। अब ये समझना
कि लेकिन देखो वंडरवॉल तो फिर भी इसमें डाइपोल डाइपोल, इन दोनों के बीच डाइपोल डाइपोल है क्योंकि हेलो एल्केन है, मगर वंडरवॉल तो फिर भी है। तो जब आप ये कहेंगे ना कि हम जब इथाइल क्लोराइड से इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड पर जाते हैं तो इस तरफ जाने पर साइज बढ़ता है, तो वंडरवॉल अट्रैक्शन ही बढ़ता है क्या? डाइपोल डाइपोल में कोई चेंज नहीं आता क्या? आता है, मगर वो चेंज उतना महत्वपूर्ण, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ज्यादा चेंज किसमें आता है? वंडरवॉल। तो वंडरवॉल में चेंज की ही बात करनी है मेनली। जब आपसे कोई ये कहे कि इस तरफ जाने पर एमपीबीपी बढ़ क्यों रहा है, एमपीबीपी, तो आप कहेंगे क्योंकि वंडरवॉल फोर्स बढ़ रहा है, डाइपोल डाइपोल नहीं। अरे तो डाइपोल डाइपोल में भी अंतर रहा है मगर उतना ज्यादा नहीं, वंडरवॉल की वजह से ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इसलिए मेनली वंडरवॉल की बात की है। वंडरवॉल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज जितना बड़ा होता है मॉलिक्यूल का, वंडरवॉल फोर्स उतने ही बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब सेम साइज के हैं दो दो। मैं बेवकूफ हूँ, दो दो में कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं आता है कि एक का साइज बहुत बड़ा है एक का बहुत छोटा है। ऐसा आएगा तो पता नहीं कैसे सवाल क्वेश्चन होगा। जो मैं लिख के दूंगा ना वही सवाल बनाने हैं। ये आया समझ में? हम्म। तो वो तो समझ में पता चल जाएगा, समझ में आना नहीं आना, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे हम पीछे के, तो वो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट दो। This world has lost its glory. Let's find a brand new story. अब सुनो, देखो अब रिकॉर्डिंग है ना स्टार्ट। देखिए, तो देखो अगर एक ब्रोमीन है, छोटे वाले, इससे भी छोटा ले लो, क्वेश्चन छोटे वाले पे ज्यादा आता है। देखो अगर एक ब्रोमीन है और एक एच हटा के एक और ब्रोमीन लगा दो तो साइज बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल का, क्योंकि छोटा एटम एच हटाया वो छोटा था, बी आर लगाया वो बड़ा है। और तीन ब्रोमीन हो तो फिर साइज और भी बड़ा हो जाएगा। तो डाइपोल डाइपोल में भी अंतर आएगा, मगर बात करनी है सिर्फ वंडरवॉल की। डाइपोल दोनों होते हैं इनमें, डाइपोल डाई तो हेलो एल्केन है ना। तो ब्रोमो मीथेन का साइज छोटा है तो इसलिए इसमें वंडरवॉल अट्रैक्शन कम है। डाइब्रोमोमीथेन का साइज और बड़ा है तो वंडरवॉल अट्रैक्शन ज्यादा है। और ब्रोमोफॉर्म का साइज और बड़ा है तो वंडरवॉल अट्रैक्शन और ज्यादा है। तो फिर से ये कहानी वैसी ही है सेम। तो ये आपको ये समझना है कि भाई यहाँ क्लोरीन भी हो सकती है इनकी जगह। अब आपको एक क्लोरीन ब्रोमीन मिक्स आ जाए तो, अबे तो क्लोरीन ब्रोमीन मिक्स पे वो क्वेश्चन आएगा जो अभी आया था इससे पहले, उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे हट रही थी। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ दो क्लोरीन लगा दो या तीन आयोडीन लगा दो ऐसे सॉल्व है, फिर तो वो प्रैक्टिकली पता चलेगा। जो थ्योरेटिकली पता चलेगा वो ऐसे एग्जाम्पल है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, साइज मॉलिक्यूल का बढ़ेगा। ये दूसरा केस हो गया। पहला केस क्या था कि कार्बन का नंबर सेम था, हेलोजन चेंज हो रहे थे। इसमें हेलोजन सेम है, उनकी गिनती बढ़ रही है। इसे देखना, इसमें हेलोजन सेम है मगर कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है, तो भी वंडरवॉल अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब चेन बड़ी होती नजर आए, अगर चेन सीधी है, ये ध्यान देना, सीधी चेन में करना है,
एक दो ब्रांच ब्रांच ना हो, तो फिर से साइज मॉलिक्यूल का बढ़ेगा तो एमपीबीपी बढ़ेगा। एक आध बार तुम्हें रजिस्टर लेके बैठना पड़ेगा इसके लिए। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, वंडरवॉल अट्रैक्शन इंक्रीज। और एक जगह जाता हूँ मैं ऑर्गेनिक पढ़ाने, 2 जगह पढ़ा रहा हूँ मैं फिलहाल ऑफलाइन, 3 जगह। अब तो AKG में भी पढ़ाए थे, पिछली क्लास में 4-5 बच्चे आए थे। ज्यादा बच्चे उसमें आ भी नहीं सकते, रूम छोटा है LIG का। जिसको यहाँ कंफर्टेबल है यहीं पढ़ते रहो, मैं बड़े प्यार से पढ़ाता रहूंगा, कुछ धक्के खाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट आपके ऑफलाइन हो जाएंगे सबके। वंडरवॉल अट्रैक्शन इंक्रीज, एमपीबीपी इंक्रीज। एक जगह और पढ़ाता हूँ मैं, वहां कुछ ज्यादा बच्चे हैं भाई साहब, पता नहीं क्या नहीं बोलता, कितना आसान करके कैसे क्या शब्द नहीं बोलता, मगर बच्चे भाई साहब ऐसे हैं कि या तो मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते ही नहीं है कि ये टॉपिक सामने आए। वो चाहते हैं क्वेश्चन हो ना हो पेपर में, टॉपिक बस आसान दिखे। या तो ऐसा है, और हम दिमाग में ये सोच लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। ये भी आ गया होगा समझ में, नहीं आया हो तो पूछो बोल के। वंडरवॉल अट्रैक्ट, एमपीबीपी बढ़ रहा है, ध्यान देना इस बात पे। हाँ, तो बिठा रहा हूँ मैं इसे, बस जिसको या ना समझ में आए वो पूछना, देखते जाओ बस, बोल के पूछ लेना जिसको ना समझ में आए। बाकी मैं आगे चलता जा रहा हूँ, है ना। बार बार मैसेज लिखो फिर उसमें मजा नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट लो। अब वो आएगा, कैसी चेन होगी। अब एक होता है सरफेस एरिया वाला सीन। सरफेस एरिया का सीन ये होता है कि भाई देखो, जो चीज लंबी होती है, जैसे लेंथ से लंबी सी होती है, सरफेस एरिया एंड वंडरवॉल। इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बात समझ में आ जाएगी। सरफेस एरिया एंड वंडरवॉल। अब देखिए ऐसा होता है कि जैसे मॉलिक्यूल बड़े बड़े हो, ऐसे हो, लंबे लंबे हो, तो उनका सरफेस एरिया भी ज्यादा कांटेक्ट में आ सकता है। यहीं से देख लो, दोनों का काफी सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ सकता है। अब जब मॉलिक्यूल ऐसा होता है ना, थोड़ा सा गोल कर दो, हल्का सा ऐसे ऐसे हो, तो थोड़ा कम एरिया कांटेक्ट में आएगा। देख लो वो तुम ध्यान से, ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा इसमें का, वो बिल्कुल ही स्फेरिकल होगा तो काफी कम एरिया उनका कांटेक्ट में आए। तो इसे कैसे लिखें, लेंथ लंबा, इलांगेटेड, नहीं चलो ठीक है, क्या लिखना, तो मोर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया इनका आपस में कांटेक्ट में होगा, तो मोर वंडरवॉल अट्रैक्शन, ज्यादा आएगा वंडरवॉल अट्रैक्शन। तो मोर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, मोर वंडरवॉल अट्रैक्शन। लेस सरफेस एरिया इन कांटेक्ट,
लेस वंडरवॉल अट्रैक्शन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेस सरफेस एरिया। क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। कन्वर्जन नहीं भाई, ऐसा तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, बाद में दोस्त मुझ पे ही आएगा ये सब। तुम ये थोड़ी कहोगे किसी से कि उस समय सर क्वेश्चन करा रहे थे, डबल कराए। तुम तो छूटते ही बोलोगे हाँ पता नहीं ये। तो इसलिए कन्वर्जन तो मैंने करवा दिए, अब पेपर में आएंगे वही, ये ध्यान रखना। पेपर तभी होगा जब वो आते होंगे, वरना तो दो चार ही क्वेश्चन बस कर लिए तो कर लिए, वरना तो गया। तो अब जैसे क्वेश्चन आएगा C4H9Br के जितने भी आइसोमर है उनमें किसका वंडरवॉल अट्रैक्शन ज्यादा है, किसका एमपीबीटी ज्यादा है। तो C4H9 से दो चेन बनती हैं, एक ऐसी और एक ऐसी। और एक ऐसी, हाँ ठीक है, बस Br किनारे पर ही रखना, बीच अंदर नहीं लगाना है। दो बस है ये, वैसे तो और भी बन सकते हैं, एक बार Br यहाँ लगा दो, तुम दो ही बनाना, दो वाले करना, चेन आइसोमर बनाना। ये चेन आइसोमर है, इन दोनों की चेन डिफरेंट है, वो पोजीशन होती है। जब आप Br यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ यहाँ सेम है, तो यहाँ लगाओगे तो यही बनेगा, यहाँ लगाओगे तो वो पोजीशन आइसोमर है, बस चेन चेन बनाना। ये दो चेन आइसोमर है। तो इन चेन आइसोमर्स में ये लंबा है, तो इसमें सरफेस एरिया इनका ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, और ये थोड़ा इलाइन, वो वैसा ओवल सा जो कहते हैं पता नहीं, तो ये आप कहेंगे मोर वंडरवॉल, तो इसका एमपीबीटी ज्यादा आएगा, और इसमें लेस वंडरवॉल, वो ऊपर फिगर से समझना। तो इसका एमपीबीटी ज्यादा आएगा, मोर एमपीबीटी, मोर। और ये मत भूलना इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है, हेलो एल्केन है। अब बताओ ये आया समझ में? नहीं मतलब कोई सवाल है इस पे, फिर अगला बता रहा हूँ, इसे मिटाऊंगा ना। सर हम्म, सर ये जो लेस वंडरवॉल वाला है इसका एमपीबीपी भी तो कम होगा। हाँ कम है ये, मैंने ज्यादा लिख दिया, तो लेस एमपीबीटी। ठीक, इसे मिटा रहा हूं मैं। अब जैसे C5 है तो चेन आइसोमर बनाना, C5 के भी मैं फिर भी आपको एक बार रियलाइज करा दूंगा कि C5H9 भाई आइसोमर भी पढ़ा देंगे, देखते हैं कितना टाइम बचता है। मुझे इस मंथ में बायोमोलिक्यूल तक खत्म करना है, ई ब्लॉक के लिए चाहिए 10-12 दिन, तो ज्यादा भी लग सकते हैं, 10-12 से 15 भी हो सकते हैं, बड़ा चैप्टर है। लेकिन वो एक आफत है, वो जो खत्म हो जाएगी तो बढ़िया ही है वो। तो C5H9Br, तो उसके बाद आइसोमर नेमिंग वगैरह समझा देंगे। भाई C5 में तो एक चेन 5 कार्बन की एक चेन ऐसी होती है, एक चेन 5 कार्बन की ऐसी बन सकती है, और एक चेन 5 कार्बन की ऐसी, बस। इसके अलावा कोई चेन बनाओगे तो वो इन्हीं की जैसी होगी। जैसे एक बच्चे ने कहा, एक मिनट रुको सर, यहाँ लगा दूं तो ये तो वही है जो अभी तूने बनाया था, देख तेरा कंपाउंड था 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम ही था ये। तो 3 चेन 10वीं क्लास में आते हैं यार, ये कुछ नहीं आता था। यहाँ पे लगाओ Br, आइसोमर और भी बन सकते हैं, यहाँ भी लग सकता है। ये तो 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, यहाँ नहीं, ये फिर से 2 ब्रोमो हो जाएगा, ये 1 ब्रोमो, इन तीनों पे लग सकता है, 1 2 3। इसमें इस पे सब पे लग जाएगा। इसमें इस पे लगेगा, वैसा ही ये है, वैसा ही ये, वैसा ही, तो इसका एक ही बनेगा, ये Br
ये बी आर, वो पूछेगा इनमें किसका एमपीवीपी ज्यादा है, तो ये सर्कुलर सा है, ये थोड़ा इलोंगेटेड सा ऐसा है, और ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। तो मोर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, इसके जैसा ही जो दूसरा आएगा। मोर वंडरवॉल, मोर एमपीबीपी, मोर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, मोर एमपीबीपी। मोर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, मोर एमपीबीपी। अबे क्या लिख रहा हूँ मैं, पागल हो जाओ, मोर ही मोर लिख दिया मैंने सब पे यार। लेस सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, लेस एमपीबीपी, लीस्ट सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, लीस्ट एमपीबीपी। कई तो ऐसे होंगे कह क्या रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता हम कितनी सीधी बात कह रहे हैं। भैया दोबारा देख लियो रिकॉर्डिंग, अब तो वापस पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। एमपीबीपी डिक्रीज, ये वाला आया समझ में, फिर आगे चलते हैं, चलता रहेगा, बस देखते रहो ऐसे ही कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम मत देखना कब खत्म होगा या कब चालू होगा, पढ़ते रहो बस चुपचाप। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस सबमिट नहीं है। भाई मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आप क्या लोग, आप मतलब क्या थिंकिंग आपकी है कि आप फीस सबमिट नहीं करते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। तो मैं पर्सनली मैसेज करूँ तो अच्छा नहीं लगता है। और ये फीस टाइम पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मंथ भी निकल चुके हैं, 20-20 दिन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी फीस सबमिट कराइए अगली क्लास से पहले। फिर तुम कहते हो आजकल टीचिंग व्यवसाय बन गया है, तो क्या करें, कोई देता ही नहीं है बिना मांगे। अरे गरीब की छोड़ो, जिन पे है वो नहीं दे रहे हैं, वो भी सोचते हैं नहीं मांगी है अब तक, तो क्या करें, मांगते हैं फिर। तो अब सुनो, स्क्रीन शॉट लो। अब सुनो, एरोमेटिक पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो भी साइज के हिसाब से ही होता है। 2 एग्जांपल दूंगा समझ जाओ। हेलोएरीन, आसान होता है हेलोएरीन बहुत। अरे कितना बड़ा टॉपिक है, एक बार देख लो। मैं तो इसे कितना भी लंबा कर दूंगा, ये तो मेरे को तो बहुत ध्यान है अभी भी है इसमें कितने केस बन सकते हैं, है कितना। इसमें मिथाइल ब्रोमाइड एक तो, हाँ ठीक है सही चल रहे हैं हम। डेंसिटी है और सॉल्युबिलिटी है, पैरा दैट फिट साइज आर आई आर बी आर, सही है जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने लिखा है, तो आप भी चेक कर लेना। एक ऐसा है देखो, केस ऑफ हेलोएरीन, अब बेंजीन आ जाए तो बड़ा आसान है ये बेंजीन वाला। जैसे बेंजीन है तो ये साइज छोटा है, अब इसी में आप अगर हेलोजन लगा दें, बड़ा हो गया साइज, एच हटा के तुमने हेलोजन लगा दिया। अब इसी में तुम बी आर लगा दो तो और साइज बड़ा हो गया, मगर समझ नहीं पाओगे अगर मतलब क्वेश्चन बिना पढ़े आ गया है तो फिर थोड़ी ना हो जाता है। अब हो जाएगा कि भाई पता चल गया साइज बढ़ गया, तो इस तरफ जाने पर एमपीबीपी इंक्रीज,
विद इंक्रीज इन साइज। अब ऐसा भी है कि मान लो भाई ये दिया हो, इससे बड़ा इसका हो गया CH3, इससे ज्यादा इसका हो गया CH2Br, दिख जाएगा वो तुम्हें मुझे जहां तक लगता है। अब इससे बड़ा इसका हो गया KCH2I, ऐसा आएगा इस पे। तो क्यों, मतलब इस पे ऐसा क्यों नहीं कि कुछ भी तो कॉम्प्लिकेटेड है ना। फिर एक्सपेरिमेंटल होगा वो सॉल्व। इसमें चक्कर होता है सिमेट्रिक होने का, एसिमेट्रिक होने का, इसलिए ऐसा आएगा। अब बेंजीन पर ऐसा आएगा। अब एक बेंजीन पर जो क्वेश्चन आएगा वो सुनना, स्क्रीनशॉट लो इसका। कितनी हसरत है हमें तुझसे दिल लगाने की, अफसाने की तुम्हें जिंदगी मनाने की। अब देखना, एक क्वेश्चन आएगा, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भाई। जैसे आपका क्लोरीन है, तो ये तो पैरा पर है, ये पैरा डाइक्लोरो मीथेन है, ओ डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये ऑर्थो। दो है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या सवाल है। पहले इनका मेल्टिंग पॉइंट समझना है। देखो मेल्टिंग पॉइंट में जो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। इस टॉपिक के हिसाब से दो बातों पर, वरना मेल्टिंग पॉइंट पता नहीं कितनी बातों पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के साइज पर, उसकी बनावट पर, एंगल पर, पता नहीं कितनी पर। लेकिन यहाँ दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है मॉलिक्यूल के बीच, और दूसरा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि शेप मॉलिक्यूल की क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो सॉलिड का होता है। ये बात मत ये दिमाग में पहले रख लेना आंसर करने से पहले। और सॉलिड जो होते हैं उनमें पार्टिकल पास पास लगे होते हैं, ऐसे लगा लो, चाहे ईंटों की तरह भाई, ऐसे लगे होते हैं सॉलिड के पार्टिकल। अब जहां मॉलिक्यूल अच्छे से फिट होते हैं, सिर्फ बात अट्रैक्शन की ही नहीं है। मान लो ये ब्रिक है, तो बात सिर्फ यही नहीं है कि सीमेंट कितना अच्छा है, ईंटें उतनी अच्छे तरीके से जुड़ी रहेंगी। बात यह भी है कि ईंटों की शेप क्या है। अगर ईंटें अलग अलग डिजाइन की हो, या मैं कह रहा हूँ टेढ़ी मेढ़ी हो, बड़ी अजीब सी शेप की हो, कहीं से उठी है कहीं से, तो अच्छा सीमेंट होने के बावजूद भी उतने अच्छे से दीवार में ईंटें फिट नहीं रहेंगी। सॉलिड में ये जरूरी होता है कि मॉलिक्यूल की शेप भी कुछ ऐसी हो जो मॉलिक्यूल अच्छे से फिट हो सके। तो ये जो शेप है ये सिमेट्रिकल है,
जो सिमेट्रिकल शेप है, यानी हर तरफ से एक समान है, ऊपर नीचे से बैलेंस है इस शेप में, ऊपर क्लोरीन नीचे, कहीं से हल्की भारी भारी नहीं है ये। तो जो सिमेट्रिकल शेप होती है वो अच्छे से फिट हो सकती है आपस में, फिट बेटर इन क्रिस्टल लैटिस। एमपी पे क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा भैया, फिट बेटर, अच्छे से फिट हो जाएंगे क्रिस्टल लैटिस में। और ये जो है एक तरफ से ज्यादा भारी है, दोनों क्लोरीन एटम एक ही तरफ है, ये अनसिमेट्रिकल शेप है, यहाँ कुछ है ही नहीं। इस तरीके के मॉलिक्यूल जो एक तरफ से ज्यादा हैवी है और एक तरफ से लाइटर है, इस तरह की ब्रिक होगी जो एक तरफ से ज्यादा हैवी है एक तरफ से लाइट है, तो उनसे आप अच्छा सीमेंट भी लेंगे तो उनसे दीवारें उतनी अच्छी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि ये ठीक से फिट ही नहीं होंगे। तो ये अनसिमेट्रिकल शेप है। तो अनसिमेट्रिकल शेप डू नॉट फिट बेटर, अच्छे से फिट नहीं होती इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब पार्टिकल्स का रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट। तो इस वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इसका लो। तो इसमें ये कारण कुछ और है। ये एक सवाल है एनसीईआरटी का, बताइए आया समझ? ये टॉपिक 11th में भी आता था, सिस और ट्रांस पर आता था वो, सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर, ट्रांस सिमेट्रिकल होता है, ऐसे ही आता था। हाँ, अब तुम्हें एक टॉपिक और समझना है, अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ है, समझना। तुम्हें समझना है डाइपोल मूवमेंट, स्क्रीनशॉट लो इसका, आज ही खत्म करेंगे इसे। देखो, डाइपोल मूवमेंट निकालना नहीं है, सिर्फ समझना। रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल नहीं। अब सुनो, हाँ देखो, मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, पता है ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं कि 11th का डाइपोल मूवमेंट नहीं है, बस तुम सुनो, कोई बात होगी जो मैं इसे समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो इनकॉन्फिडेंट हो जाओगे तुम अगर इसके क्वेश्चन आ गए तो। आ जाता है इसका क्वेश्चन। मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। ऐसा होता है कि जैसे एक बॉन्ड बना H और F के बीच, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और F की 4 है, यानी F के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, F के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो F की तरफ चले जाएंगे, इससे यहां पर आएगा माइनस चार्ज। जितना इस पर माइनस आएगा, जैसे -20 कूलाम तो +20 कूलाम, बराबर रहेगा ये प्लस माइनस। तो ये पोलर बॉन्ड हो गया, इसमें पोल्स है, प्लस पोल माइनस पोल।
अब कोई बॉन्ड ऐसा है जैसे एच, तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्ट नहीं होते, बीच में रहते हैं, तो फिर इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, ये नॉन पोलर है। पहले तो ये है। अब सुनना, इस टॉपिक को समझने के लिए एक चीज याद कर लो, कुछ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लो। फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ठीक ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम पे लगाना क्लोरीन को, क्लोरीन से कम ब्रोमीन को, ब्रोमीन से कम आयोडीन को, हाँ, और हाइड्रोजन की तो सबसे कम ही होती है। तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये दो तरीके से यूज करना है। देखो, अगर इनके अलावा कोई दूसरा एटम आता है, जैसे लेट सपोज पी, लेट सपोज PbR3 आ गया, तो ब्रोमीन इस लिस्ट के अंदर है, फॉस्फोरस नहीं है इस लिस्ट में, ब्रोमीन है इस लिस्ट में, तो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लिखे हुए हैं मैंने, ये सबसे ज्यादा उससे कम के ऑर्डर में, तो फॉस्फोरस का तो इसमें नंबर ही नहीं है, तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर ऐसे आ जाए BrF5 कि दोनों ही उसी के अंदर है, तो F यहाँ है, Br वहां है, तो अब इलेक्ट्रॉन F की तरफ शिफ्ट होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आपका मॉलिक्यूल में सिर्फ यही एटम हो और दूसरा एटम कहीं और से हो, तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं की तरफ शिफ्ट करने हैं। ये दोनों एक साथ आए तो फिर ये ऑर्डर दिख ही रहा है तुम्हें किस तरफ शिफ्ट करने हैं। अब सुनो, जैसे HF है तो ऐसे ही HCl भी पोलर होता है, मगर HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, ये 2.1 है और ये 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उतने शिफ्ट नहीं होंगे जैसे यहां तक ही शिफ्ट हुए, तो फिर माइनस भी कम आएगा और प्लस भी कम आएगा, तो ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है। पोलैरिटी, कौन ज्यादा पोलर है और कौन कम, ये हमेशा हमें देख के नहीं बताना होता है। इसमें तो क्लियर कट दिख रहा है क्योंकि हमें पता है इसकी फ्लोरीन ज्यादा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज्यादा माइनस प्लस यही बना होगा। लेकिन कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है ये पता करने के लिए डाइपोल मूवमेंट निकालना चाहिए। तो डाइपोल मूवमेंट दरअसल ये बताता है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है और कौन सा बॉन्ड कम। जैसे अगर मैं इसका डाइपोल मूवमेंट निकालूं और वो वैल्यू बड़ी आ जाए तो ये ज्यादा पोलर है, इसका डाइपोल मूवमेंट निकालूं और वैल्यू छोटी आए तो ये कम पोलर है। डाइपोल मूवमेंट का साइन होता है म्यू, और डाइपोल मूवमेंट कैसे निकलता है, क्यू कितना चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस, कितना चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस। ज्यादातर डाइपोल मूवमेंट चार्ज पर ही डिपेंड करता है, जहां चार्ज कम होता है ज्यादा होता है उनका डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा आता है, जहां चार्ज कम होता है उसका डाइपोल मूवमेंट भी कम आता है। कभी कभार डिस्टेंस हावी हो जाती है, लेकिन हमें डिस्टेंस वाले मैटर से फिलहाल कोई मतलब नहीं, हम तो ये समझेंगे जहां चार्ज ज्यादा है उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आएगा, जिसका चार्ज कम है उसका डाइपोल मूवमेंट कम आएगा। तो जिसका डाइपोल मूवमेंट कम आएगा वो लेस पोलर होगा और जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आएगा वो ज्यादा पोलर होगा। यहां तक आ रही है बात समझ में? अब सुनो अगली चीज,
अब यहां देखो, इन मॉलिक्यूल्स में एक ही बॉन्ड है, ध्यान देना, इसमें भी एक ही बॉन्ड है और इसमें भी एक ही बॉन्ड है, इन दोनों मॉलिक्यूल में एक एक बॉन्ड है। तो ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड हो तो क्या होता है, चलिए देखना है। अब जैसे मैं मॉलिक्यूल लेता हूं H2O, H2O, आज मेरा बोर्ड टेढ़ा लगा हुआ है। H2O, तो जो H2O है उसमें O बीच में होता है और ये शेप बैंड होती है इसकी। लेकिन वहीं आप अगर BeF2 को देखें तो ये लीनियर होता है। इसका कारण है ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं ना, तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड झुक जाते हैं। अरे एज पर थ्योरी में, अरे क्या क्या करूं, एक चीज, एक टॉपिक उठाओ दूसरा उठ जाएगा, बस डाइपोल मूवमेंट समझो। अब सुनो, अभी इस ऑक्सीजन इस लिस्ट के अंदर है और ये हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही जाएंगे, ऑक्सीजन ही इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस तरफ ऐसा साइन बना दो, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। ऐसे कि ये साइन दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। यहाँ तो फ्लोरीन है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएंगे। तो देखो, तुम इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट पूरे मॉलिक्यूल का नहीं निकलता है, एक बॉन्ड का निकलता है। तुम इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, तो दो डाइपोल मूवमेंट आ जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों को मिला के एक डाइपोल मूवमेंट बनाना है, ताकि हम पूरे मॉलिक्यूल का एक ही डाइपोल मूवमेंट बता सके। लेकिन आप इनका करेंगे क्या, इन्हें गुणा करेंगे या इन्हें जोड़ेंगे या इन्हें माइनस करेंगे, वहां से समझते हैं। अगर मैं इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट निकालता हूं, μ1 आता है मान लो, और इसका μ2, दोनों बॉन्ड सेम है, ध्यान देना, सेम बॉन्ड की बात चल रही है, अलग अलग बॉन्ड नहीं है। ये भी BE और F है और ये BE और F है, किसी को भी मत जोड़ने लगना, दोनों बॉन्ड सेम है, सेम बॉन्ड पर कुछ सवाल करना है। तो अगर मैं इसका डाइपोल मूवमेंट निकालता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को जोड़ दूं क्या, डिपेंड करता है इनकी डायरेक्शन। भाई 1 मिनट रुको, एक फोन आ रहा है। भाई 1 मिनट रुको जरा, है ना, बाहर कोई गेट पर है, तो मैं खोल दूं गेट, ताला लगा हुआ है, भागना मत यहाँ से, टॉपिक पढ़ के जाएंगे।
हाँ, तो अब इसका ना नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। दो नहीं, दो बॉन्ड है तो दो डाइपोल मोमेंट आ रहे हैं, मगर हमें क्या करना है, दोनों को मिला के एक बनाना है। अब ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है कि आप इन दोनों को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएंगे, एकदम अपोजिट है तो पूरी तरह माइनस हो जाएंगे। μ1 μ2 खत्म, अंडा। तो इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। ये ठीक ऐसा हो गया जैसे इस तरफ 20 न्यूटन फोर्स लगाया, इस तरफ 20 न्यूटन लगाया, तो बेरिलियम पे लगने वाला फोर्स 0 हो गया, ऐसा है। यानी फोर्स तो लग रहा है मगर नेट फोर्स 0 होता है ना। ऐसी डाइपोल मोमेंट तो, बॉन्ड तो दोनों पोलर है मगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। इसमें डायरेक्शन ना तो पूरी तरह अपोजिट है, अपोजिट तब होती जब ये ऐसे हो जाता, अपोजिट होती है ये भी, ये अपोजिट है, इसे सेम मत बता देना, अपोजिट सेम तो ऐसी दिखेगी। तो ना तो ये पूरी तरह अपोजिट है, अगर इसे ऐसा कर दो तो ये अपोजिट हो जाएगी, ऐसा कर दो तो सेम। तो ना तो ये पूरी तरह अपोजिट है और ना ये पूरी तरह सेम है, तो इनका करना पड़ेगा वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब होता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड करना। तो इतना समझ लो कि ना ये पूरी तरह ऐड होगा और ना ये पूरी तरह माइनस हो पाएंगे, और नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ये है। अब बताओ, आइए बात समझने के लिए, दोनों यही समझना है, बाकी मेरे पे छोड़ दो, क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप देखना, हम इसके क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इसे समझ रखा है तो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो कल हमें इसके क्वेश्चन करने हैं अगली क्लास में। कन्वर्जन मैं कराऊंगा नहीं, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे, जितना भी टाइम लगेगा उसमें, परसों। ठीक है जी, बाय। बाकी फीस वाली बात याद रखना। ठीक है जी, बाय।